नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बने कुछ स्टडी नोट्स हैं। और हमारा मकसद है इन नोट्स के कुछ सबसे ज़रूरी लेकिन थोड़े उलझे हुए टॉपिक्स को एकदम आसान बनाना। बिल्कुल। आज हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। टैक्स लगेगा कहाँ, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, सरकार को हिसाब कैसे देंगे, यानी जीएसटी रिटर्न्स, और तीसरा, जब माल चलेगा तो उसका परमिट क्या होगा, यानी ई-वे बिल। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन नोट्स पर ही बेस्ड रहेगी, ताकि ये जानकारी प्रैक्टिकल भी लगे और याद रखने में आसान भी हो। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब टैक्स ही तो लेना है, कहीं भी ले लें। यही तो सारा खेल है। जीएसटी का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब टैक्स उस राज्य को मिलना चाहिए जहां सामान या सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है, न कि जहां से वो बनकर आ रहा है। अच्छा। और प्लेस ऑफ सप्लाई वो नियम है जो ये डेस्टिनेशन तय करता है। इसी से पता चलता है कि ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, मतलब ये तय करने के लिए कि टैक्स का पैसा केंद्र और राज्य में कैसे बटेगा, या सिर्फ केंद्र को आईजीएसटी के रूप में मिलेगा, ये जानना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो पहले गुड्स यानी सामान के मामले में इसे समझते हैं। मान लीजिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। तो नियम बहुत सीधा है। जहां पर सामान की डिलीवरी के लिए उसकी मूवमेंट खत्म होती है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जैसे अगर मुंबई का कोई व्यापारी पुणे में किसी को माल भेजता है तो मूवमेंट पुणे में खत्म हुई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे हो गई। हाँ, और क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर ही है तो इस पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर वही मुंबई वाला व्यापारी माल भोपाल भेजता है तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी भोपाल, यानी मध्य प्रदेश। अब सप्लायर महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश में, तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। तो इस पर आईजीएसटी लगेगा। बिल्कुल, इस पर आईजीएसटी लगेगा जो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी और बाद में मध्य प्रदेश को उसका हिस्सा देगी। ये तो काफी सीधा साधा मामला लगता है, लेकिन नोट्स में एक बिल टू शिप टू मॉडल का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा पेचीदा है। हाँ, और ये बहुत कॉमन है बिजनेस में। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए दिल्ली में एक कंपनी है। ठीक है। उसने मुंबई के एक सप्लायर को फोन किया और कहा मुझे 100 कंप्यूटर चाहिए, लेकिन इन्हें मेरे कोलकाता वाले नए ऑफिस में शिप कर दो। ओके, तो यहाँ 3 जगहें हो गई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। हाँ, अब यहाँ कंफ्यूजन है। सामान तो कोलकाता पहुंचा, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होगी? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, डिलीवरी तो वहीं हुई। नहीं, यहीं पर ट्रिक है। कानून ये मानता है कि यहाँ 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं। पहला, मुंबई वाले ने दिल्ली वाले को बेचा, और दूसरा, दिल्ली वाले ने आगे कोलकाता भेजा। अच्छा। इसलिए इस बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा तीसरे व्यक्ति यानी जिसने ऑर्डर दिया है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। इस केस में दिल्ली। अरे वाह, मतलब सामान चाहे कहीं भी जाए, टैक्स का मामला बिलिंग एड्रेस से तय होगा। बिल्कुल। तो मुंबई का सप्लायर दिल्ली की कंपनी को आईजीएसटी लगाकर बिल भेजेगा। नोट्स में जो फ्लिपकार्ट वाला उदाहरण है वो भी शायद यही बताता है। दिल्ली में बैठे किसी ने लखनऊ में अपनी माँ के लिए कुछ ऑर्डर किया और सेलर अहमदाबाद का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी। एकदम सही। ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अब एक और स्थिति देखते हैं। क्या हो अगर सामान की मूवमेंट ही ना हो? जैसे कोई फैक्ट्री है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी मशीन पहले से पड़ी है, उसे बस खरीदकर वहीं इस्तेमाल करना है, सामान कहीं जा नहीं रहा। अच्छा, हाँ, ये भी होता है। तो इस केस में जिस वक्त सामान की डिलीवरी खरीदार को दी जा रही है, उस वक्त वो सामान जहां पर मौजूद है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ओके। और इसी से जुड़ा एक और नियम है। अगर किसी सामान को कहीं पर इंस्टॉल या असेंबल किया जाता है, जैसे किसी बिल्डिंग में लिफ्ट लगाना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंस्टॉलेशन वाली जगह ही होगी, भले ही लिफ्ट के पुर्जे कहीं और से आए हों। ठीक है, तो गुड्स का मामला तो साफ हो गया। अब सर्विसेज यानी सेवाओं की बात करते हैं। यहाँ तो कोई मूवमेंट होती नहीं, यहाँ कैसे तय होगा? यहाँ एक जनरल रूल है जो ज्यादातर मामलों में काम करता है। अगर सर्विस लेने वाला यानी रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, जिसे B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो रिसिपिएंट की जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो, जैसे कोई आम आदमी?
तो देखा जाएगा कि सप्लायर के पास उसका कोई एड्रेस रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर है तो वो एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और अगर एड्रेस भी नहीं है तो फिर सर्विस देने वाले यानी सप्लायर की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ सेवाओं के लिए ये जनरल रूल काम नहीं करेगा। जैसे मैं दिल्ली में बैठकर मुंबई के किसी आर्किटेक्ट से अपने पुणे वाले घर का डिजाइन बनवाऊं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसीलिए कुछ खास सेवाओं के लिए अलग नियम बनाए गए हैं और वो काफी लॉजिकल हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टी की बात की, तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर या होटल में रुकना, ऐसी कोई भी सेवा जो सीधे सीधे किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी हो, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा उस प्रॉपर्टी की लोकेशन ही होगी। तो मेरे केस में पुणे। हाँ, पुणे। इसी तरह रेस्टोरेंट, केटरिंग, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब, ये ऐसी सेवाएं हैं जिनका उपभोग वहीं किया जा सकता है जहां वो दी जा रही हैं। सही बात है। तो इनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह होती है जहां सर्विस असल में परफॉर्म की जाती है। तो ये तो तय हो गया कि टैक्स किस राज्य को मिलेगा, लेकिन सरकार को ये पता कैसे चलेगा कि किससे कितना टैक्स लेना है? यहीं से शायद रिटर्न्स की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। जीएसटी रिटर्न्स एक तरह से व्यापारी और सरकार के बीच का कम्युनिकेशन चैनल है। हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपने हर जीएसटी आईएन के लिए रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। नोट्स में तो कई तरह के रिटर्न्स का जिक्र है। GSTR 1, 2A, 2B, 3B, ये सब सुन के ही सिर चकराने लगता है। सबसे पहले GSTR 1 से शुरू करते हैं। ये क्या भला है? GSTR 1 को आप अपनी सेल्स डायरी समझ सकते हैं। इसमें एक व्यापारी अपनी सारी आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल्स का ब्यौरा देता है, हर एक बिल की जानकारी। हर एक बिल की? हाँ, जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें ये हर महीने की 11 तारीख तक भरना होता है। छोटे व्यापारियों के लिए QRMP स्कीम के तहत तिमाही भरने की सहूलियत है। अच्छा, तो GSTR 1 में हम बताते हैं कि हमने किसको किसको माल बेचा। फिर ये GSTR 2A और 2B क्या हैं? ये खरीदार के लिए हैं। जैसे ही कोई सप्लायर अपना GSTR 1 भरता है, उसके खरीदार के GST पोर्टल पर वो खरीद दिखने लगती है। ओके। अब GSTR 2A और 2B दोनों में ये दिखती है, पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। GSTR 2A एक लाइव रिपोर्ट की तरह है। ये रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। तो फिर GSTR 2B की क्या जरूरत पड़ी? वो अलग क्यों है? यहीं पर सिस्टम की समझदारी दिखती है। सोचिए, अगर आप महीने की 15 तारीख को अपना टैक्स हिसाब करने बैठे और 16 तारीख को आपके किसी सप्लायर ने GSTR 1 भर दिया, तो आपका GSTR 2A तो बदल जाएगा। हाँ, साला हिसाब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अगस्त 2020 से GSTR 2B लाया गया। ये एक स्टैटिक यानी फ्रोजन रिपोर्ट है। ये महीने में सिर्फ एक बार बनता है और फिर नहीं बदलता। अच्छा। इसी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC क्लेम करने के लिए अब GSTR 2B को ही आधार माना जाता है, ताकि हिसाब किताब में स्थिरता रहे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो GSTR 1 सेल्स की डायरी हो गई, GSTR 2B परचेस की पक्की रसीद। तो फिर ये GSTR 3B क्या है? इसका नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है। GSTR 3B महीने का कह सकते हैं फाइनल एग्जाम है। ये एक समरी रिटर्न है। समरी मतलब? इसमें आप GSTR 1 की टोटल सेल्स, GSTR 2B के हिसाब से अपना फाइनल ITC और इन दोनों के आधार पर अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी की घोषणा करते हैं और टैक्स पे करते हैं। अच्छा, तो असल पेमेंट 3B से होती है? हाँ, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है और इसकी ड्यू डेट महीने की 20 तारीख होती है। सरकार के पास जो हर महीने GST का कैश आता है, वो इसी GSTR 3B के जरिए आता है। मतलब GSTR 1 में बिल वाइज जानकारी और GSTR 3B में पूरी समरी और पेमेंट। अब साफ हुआ। बिल्कुल। इनके अलावा भी कुछ रिटर्न्स हैं, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए GSTR 4 और साल के अंत में एनुअल रिटर्न GSTR 9। और जब कोई अपना GST नंबर कैंसिल करवाता है, तो उसे एक फाइनल रिटर्न GSTR 10 भरना पड़ता है। रिटर्न्स फाइल करना तो एक पहलू हुआ, लेकिन GST में व्यापारियों को सबसे ज्यादा डर जिस चीज से लगता है, वो है सामान की आवाजाही। मेरा इशारा ई-वे बिल की तरफ है। हाँ, ई-वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये GST सिस्टम का एक बहुत ही मजबूत कंप्लायंस टूल है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत का माल किसी गाड़ी से भेज रहा है। 50,000? हाँ, तो ट्रांसपोर्ट शुरू करने से पहले उसे सरकार के पोर्टल पर जाकर एक ई-वे बिल जनरेट करना होगा।
ये सामान के साथ चलने वाला एक डिजिटल परमिट है। ये जो 50,000 की लिमिट है, क्या ये सिर्फ माल की टैक्सेबल वैल्यू है या इसमें जीएसटी भी शामिल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस 50,000 की लिमिट में माल की कीमत के साथ साथ उस पर लगने वाला जीएसटी या सेस भी शामिल होता है। अच्छा, मतलब पूरी इनवॉइस वैल्यू। हाँ, इनवॉइस की कुल कीमत देखी जाती है। और ये बनता कैसे? नोट्स में पार्ट ए और पार्ट बी का जिक्र है। सही। ई-वे बिल के 2 हिस्से हैं। पार्ट ए में माल और बिल की जानकारी होती है, सप्लायर, खरीदार, HSN कोड, वैल्यू, ये सब। ओके। और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, खासकर गाड़ी का नंबर। जैसे ही पार्ट बी भरकर ई-वे बिल जेनरेट होता है, एक यूनिक ई-वे बिल नंबर EBN मिल जाता है। और ये कब तक वैलिड रहता है? इसकी कोई मियाद होती है? बिल्कुल होती है। ये दूरी पर निर्भर करती है। नॉर्मल कार्गो के लिए सरकार मानती है कि ट्रक एक दिन में 200 किलोमीटर चल लेगा। तो हर 200 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। और अगर कोई बहुत बड़ा सामान हो जो धीरे धीरे चलता है? हाँ, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए नियम नर्म है। उसे हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। ये तो पूरा सिस्टम बहुत सोच समझकर बनाया गया है, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक कंप्लायंस से कैसे है? क्या होगा अगर कोई अपने जीएसटी रिटर्न्स टाइम पर नहीं भरता? यहीं पर जीएसटी का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ता है। रूल 138E के तहत एक बहुत सख्त प्रावधान है ई-वे बिल ब्लॉकिंग का। ब्लॉकिंग? हाँ, अगर कोई व्यापारी लगातार 2 टैक्स पीरियड्स के लिए अपना GSTR 3B नहीं भरता, GSTR 3B जिससे टैक्स जमा होता है? हाँ वही, तो उसकी ई-वे बिल जनरेट करने की सुविधा ब्लॉक कर दी जाती है। 2 महीने GSTR 3 भी नहीं भरा और आपका ई-वे बिल ब्लॉक, इसका मतलब तो बिजनेस एक तरह से ठप ही हो जाएगा। बिल्कुल, न आप 50,000 से ऊपर का माल भेज सकते हैं, नहीं मंगा सकते हैं, आपका पूरा सप्लाई चेन रुक जाएगा। बाप रे। ये सिस्टम 2 दिसंबर 2019 से लागू है और इसका मकसद ही यही है कि लोग रिटर्न्स फाइलिंग को गंभीरता से लें। जैसे ही आप अपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करते हैं, अगले दिन ये फैसिलिटी अपने आप अनब्लॉक हो जाती है। तो रिटर्न्स न भरना सिर्फ लेट फीस का मामला नहीं है, ये आपके बिजनेस को रोक सकता है। अब आपने ई-वे बिल के बारे में बताया कि ये सप्लाई के लिए बनता है, लेकिन क्या हर मूवमेंट सप्लाई होती है? नहीं। जैसे मुझे अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में कोई मशीन भेजनी है, मैं उसे बेच तो नहीं रहा। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ऐसे मामलों के लिए जहां मूवमेंट तो हो रही है पर वो सेल नहीं है, वहां टैक्स इनवॉइस की जगह एक दूसरा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है। और वो क्या है? उसे कहते हैं डिलीवरी चालान। जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सामान भेजना, जॉब वर्क के लिए सामान भेजना, इन सब मामलों में डिलीवरी चालान बनता है और उसके आधार पर ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, चलते चलते हम एग्जेम्पशंस यानी जीएसटी में मिलने वाली छूट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन सी ऐसी आम चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता? नोट्स में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। ज्यादातर बुनियादी जरूरत की चीजों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। जैसे ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खुला अनाज, दालें, फल, सब्जियां। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? गन्ना एग्जेम्प्ट है, पर गन्ने से बनी चीनी पर 5% जीएसटी है। आलू एग्जेम्प्ट है, पर आलू से बने चिप्स पर 12% जीएसटी है। मतलब रॉ फॉर्म में छूट है, पर जैसे ही प्रोसेसिंग हुई वो टैक्स के दायरे में आ जाता है। बिल्कुल। इसी तरह हेल्थ केयर सर्विसेज जो डॉक्टर या अस्पताल देते हैं वो एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ गतिविधियां भी एग्जेम्प्ट है। बैंकिंग में भी कुछ है? हाँ, बैंकिंग में भी एक मजेदार नियम है। बैंक जो आपको लोन्स और डिपॉजिट्स पर ब्याज देता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिल पर जो ब्याज लगता है उस पर 18% जीएसटी है। तो आज हमने जीएसटी के 3 सबसे जरूरी स्तंभों को समझा। टैक्स कहाँ लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे रिपोर्ट होगा जीएसटी रिटर्न्स, और सामान कैसे मूव करेगा ई-वे बिल। और हमने देखा कि ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर नजर रखता है। आपका GSTR 1 आपके खरीदार के GSTR 2B को बनाता है। आपका GSTR 2B और GSTR 1 मिलकर आपके GSTR 3B की बुनियाद रखते हैं, और आपका GSTR 3B भरना या न भरना ये तय करता है कि आप ई-वे बिल बनाकर अपना कारोबार चला पाएंगे या नहीं। कंप्लायंस सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड नतीजे होते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात साफ हुई कि कैसे एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग रूप पर टैक्स का ट्रीटमेंट पूरी तरह बदल जाता है। आलू पर जीएसटी नहीं, पर आलू चिप्स पर है। इसी तर्ज पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। दूध पर जीएसटी नहीं है, लेकिन पनीर, बटर और फ्लेवर्ड मिल्क पर है। सोचिएगा,
हमारे रोजमर्रा के खान पान में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां प्रोसेसिंग का एक छोटा सा स्टेप उन्हें टैक्स फ्री से टैक्सेबल बना देता है?